हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली बिकॉज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। ठीक है ना। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए स्क्रीन लाया हो और इसके माध्यम से आपको बहुत आसानी तरीके से पढ़ने में मजा आएगा, है ना। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है ना। पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस एक वीडियो में पूरी चैप्टर पढ़नी है और जितना सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसी से मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ना चाहते हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करना वीडियो को और दोस्तों को शेयर करना। ठीक है ना। घंटा का बटन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो सबके पास पहुंचे। जानते हैं अम्ल होता क्या? एसिड, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसिड। एसिड समझते हैं ना, खट्टा टाइप का। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अम्ल का पहचान है। अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। यदि अम्ल को नीले लिटमस में डालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। नीला लिटमस है, ठीक है ना। और अगर उसमें खट्टा वाला हम डाल देंगे ना तो वो नीला जो कलर लाल में बदल जाएगा। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि यदि नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो वो क्या है? वो क्षारक क्या, वो क्या हो जाएगा? विलयन क्या होगा? कोई विलयन नीले को लाल कर देता है तो विलयन को अम्ल बोलेंगे, क्षार बोलेंगे? तो पता चलेगा अम्ल बोलेंगे। इसका जलीय विलयन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन देता है। याद रखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन जो है हाइड्रोजन आयन, यानी कि अम्ल जब टूटता है तो उससे क्या निकल? हाइड्रोजन आयन बनता है। ठीक है ना। आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन। ये अम्ल का पहचान। जैसे यहाँ पे उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी का जो पानी होता है वो पानी नहीं जो ऊपर से डालते हैं, बैटरी में जो पानी होता है, जो अगर पानी गिर जाएगा बॉडी में, जिसको तेजाब कहते हैं, जल जाता है ना जी, तेजाब समझते हैं ना। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। CH3COOH ये क्या है? देखिए ये है आपका चींटी में पाया जाना अम्ल होता है ना। एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, चींटी के डंक में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और ये है सिट्रिक अम्ल, नींबू वगैरह, बहुत सारा अम्ल का उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं। देखिए सांद्र अम्ल किसको कहते हैं जानते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प मात्रा में हो। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल अधिक मात्रा में और जल जो है कम मात्रा में। अल्प के मतलब कम मात्रा में जल हो, अम्ल ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। समझ आया? सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं? सांद्र अम्ल के मतलब पानी भी उसमें होगा और अम्ल भी होगा, लेकिन पानी की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा। ठीक है ना। और तनु अम्ल क्या होता है? तनु समझ रहे हैं? तनु, कभी आपने सुना तनिक? तनिक, तनिक सा नमक दे दीजिए तो तनिक का होता है छोटा सा। अब देखो वही समझे, तनु मतलब बहुत कम, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, अम्ल कम रहेगा और जल जो अधिक मात्रा में रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया तनु अम्ल। अब आपको समझ आ गया सांद्र अम्ल। कभी कभी सोचते हैं सर सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र के मतलब होता है कि सांद्र अम्ल, अब अम्ल के बारे में बोला जाए तो अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगा और पानी की मात्रा कम रहेगा। और तनु अम्ल मतलब अम्ल की मात्रा कम रहेगा और जल की मात्रा ज्यादा रहेगा। ठीक है। चलिए अब समझते हैं बेस यानी कि क्षार क्या होता है। बहुत ध्यान समझेंगे क्षार क्या होता है। ओके, देखिए क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। जब भी क्षार को आप टेस्ट करोगे जबान पे रख करके ना तो आपको कड़वा लगेगा। कैसे लगेगा? कड़वा लगेगा। ये लाल लिटमस को नीला करता है। वहां अम्ल क्या कर रहा था? नीला को लाल कर रहा था। अम्ल नीला को लाल कर रहा था। और क्षार क्या है? विलयन को लाल लिटमस पत्र, अगर विलयन में डालेंगे लाल लिटमस पत्र को तो विलयन क्या, वो लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो गया तो समझो वो जो विलयन है वो क्या है? क्षार है। समझ में आया? जैसे कि मान ली कि मेरे पास एक गिलास, मान ली कि कोई विलयन है और अब पता नहीं कि इसमें अम्ल है कि क्षार है, नहीं पता है। ठीक है ना। इसमें हम अगर डाले लिटमस डाले, अगर लाल लिटमस वाला पत्र डाले, लिटमस दो तरह होता है, एक लाल एक नीला होता है, तो दोनों को डालेंगे बारी बारी से। अगर लाल वाला डाले तो लाल वाला, अगर ये क्षार होगा तो लाल को नीला कर देगा, अगर नीला वाला डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना। उसी तरह से अगर इसमें अम्ल है और अगर इस नीला डालेंगे तो निकालेंगे तो फिर लाल हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसकी खासियत है। और इसका जलीय विलयन क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन। डायरेक्ट सवाल पूछता है। अच्छा अम्ल क्षार में अगर अंतर पूछेगा तो तीनों का आंसर पता चल जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार का जलीय विलयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। ये तुम्हारा अम्ल और क्षार में डिफरेंस बहुत बार सवाल में आता है। उदाहरण देखिए, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, NH4OH, NaOH है ना, ये सब साबुन, ये सब क्या है? क्षार है, क्षार का उदाहरण है।
देखिए क्षार में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कि अगर क्षारक जो है बेस जिसको बोलते हैं जल में घुल गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ओके, इसी को हम लोग यहाँ पे क्षारक बोले हैं, और यही क्षारक अगर जल में घुल गया तो क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ओके, आप जानते हैं कुछ इंडिकेटर होता है जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार, किस कुछ इंडिकेटर होगा ना भाई। जैसे कि लिटमस पत्र, तो आपने पढ़ा भी, लिटमस पत्र इंडिकेटर कर रहा कि लिटमस पत्र नीला डालें तो लाल हो गया, लाल डाले तो नीला हो गया। अगर नीला डाले लाल हो गया तो जाने कि अम्ल है, पानी जो होगा जो विलियन होगा जिसमें डाले वो विलियन अम्ल होगा। अगर लाल डाले नीला हो गया तो समझो वो जो विलियन है वो क्षार होगा। इसके अलावा और भी कुछ सूचक हैं, इंडिकेटर है, जिससे पता करते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए सूचक का इंडिकेटर दिया हुआ है, सूचक किसी दिए गए विलियन में, कोई विलियन है, सपोज इसमें कोई विलियन है, कोई सॉल्यूशन है मिला हुआ, ठीक है ना, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इंडिकेटर क्या करता है, सूचक क्या करता है, किसी भी विलियन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है कि इसमें अम्ल है कि क्षार है। इसका रंग या गंध अम्लीय विलियन क्षारक माध्यम में बदल जाता है। या तो इसका रंग बदल जाएगा जब डालेंगे तो जो इंडिकेटर होगा, या क्षार बदल, या तो कलर बदल जाएगा, या तो अम्ल क्षारक का माध्यम बदल जाएगा, ये सब बदलेगा। अब जानते हैं सूचक का 3 प्रकार होता है, सवाल याद, प्राकृतिक सूचक, एक नेचुरल होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक होता है मानव निर्मित कृत्रिम सूचक, यानी कि क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर है ना, आर्टिफिशियल, इसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर, इसको संश्लेषित सूचक भी बोलेंगे। और तीसरा है गंधीय सूचक, जिससे गंध निकलता है, गंध, स्मेल, ठीक है ना, आप जानते ध्यान से इसको। देखिए प्यारे, प्राकृतिक सूचक किसको बोलेंगे, अब प्राकृतिक तो मतलब समझ रहे ना, जो नेचुरल होगा, जो प्राकृतिक होगा। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, भाई साहब पौधा तो ऑलरेडी नेचुरल ही है, तो वैसा सूचक आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जो सूचक प्राकृतिक होते हैं, या तो जो सूचक पौधे से प्राप्त होते हैं। अब जाहिर सी बात, पौधा क्या है, नेचुरल ही है, पौधा को तो मानव ने नहीं बनाया ना, तो वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए लिटमस, लिटमस क्या है, पौधे से प्राप्त करता है ना, लाइचिन, लाइचिन नाम के पेड़ उसी से प्राप्त करता है लिटमस। अब लिटमस को अगर अम्ल वलम डालेंगे ना, तो अम्ल को लिटमस पेपर पत्र को अगर डालेंगे तो लाल कर देगा, क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल में डालेंगे तो, अगर क्षार में डालेंगे तो क्या कर देगा, नीला कर देगा। लिटमस विलियन, अगर लिटमस पत्र को डालेंगे विलियन में, समझ ले कि ये विलियन है, और लिटमस इसमें डुबाए तो लिटमस का जो कलर है ना बदल जाएगा। अगर लाल हुआ तो समझो ये अम्ल है, और नहीं बदला तो समझो नहीं कुछ हुआ इसमें, है ना। अगर ये विलियन क्षार हो गया, मतलब नीला हो गया, ये लिटमस डालने पे नीला हो गया, तो समझो कि ये क्या है, क्षार है, तो ये सूचक हो गया। हल्दी, जिसको हम लोग हल्दी खाते घर में, जो ये अगर अम्ल में डालेगा तो अम्ल क्या कर देगा, उसको पीला कर देगा, पीला तो पहले ही रहता है ना, लेकिन अगर क्षार में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। गजब, कभी ट्राई करो क्षार में डालने के लिए, है ना। क्षार में डालेंगे क्या हो जाएगा, जैसे साबुन, साबुन का घोल बना लो ढेर सारा, साबुन क्षार है, साबुन या सरफ सोडा जो बोलते हैं अपमार्जक क्षार है, क्षार को घोल बना लो और उसमें हल्दी डाल के देखो, तो ट्राई करो एक बार, हम भी चेक करेंगे। ओके, आगे कृत्रिम सूचक क्या बोलते हैं, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम मतलब जो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, जो रसायन के द्वारा, केमिकल के द्वारा जो सूचक बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे देखिए फिनोल्फथैलीन, बहुत बार सवाल पूछा, 1-2 बार आता है सवाल, लेकिन याद कीजिए फिनोल्फथैलीन क्या है, एक कृत्रिम सूचक है, क्योंकि प्राकृतिक सूचक है सूचक, लेकिन ये कृत्रिम सूचक है। ये अगर अम्ल में जाएगा ना तो कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा, नो चेंज, अपरिवर्तित। और अगर क्षार में जाएगा तो गुलाबी, हल्का गुलाबी कर देगा। अगर हम फिनोल्फथैलीन को डालते हैं विलियन में और अगर उसका कलर गुलाबी, हल्का गुलाबी हो जाता है, तो समझो विलियन क्या है, क्षार है। अगर कुछ भी नहीं चेंज हुआ तो समझो अम्ल है वो, ठीक है ना। मैथिल ऑरेंज, मैथिल अगर ऑरेंज, ये भी कृत्रिम सूचक है। अगर इसको अम्ल में डालेंगे तो लाल कर देगा और क्षारक में डालेंगे तो पीला कर देगा, ये बात याद रखिएगा। अब आए गंधीय सूचक, गंध मतलब जिससे गंध निकलता है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। अम्ल या क्षारक के माध्यम गंध, स्वाद बदल जाता है, उसका गंध बदल जाता है। यानी कि अम्ल वाला विलियम डालेंगे तो उसका स्वाद जो है, गंध जो स्मेल आता है ना, आपने बहुत तरह का स्मेल सुना होगा ना, जैसे मार्केट में जाओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना खतरनाक महकता है ना, अब परफ्यूम लगा लो तो कितना अच्छा महकता है, क्या बगीचे में चल जाओ तो उसका स्मेल अलग आ जाएगा। तुम कहीं सड़ा गला कोई पदार्थ है, कोई एकदम कचड़ा वाला जगह चल जाओ तो कितना खराब महकता है। तो ये गंध का भी टाइप्स होता है ना। जैसे देखो प्याज का रस, प्याज तो जानते हैं कैसा रहता है, प्याज का रस अगर अम्ल में जाएगा तो तीक्ष्ण गंध, उसका गंध एकदम तीक्ष्ण कड़वा टाइप का, ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगा। और अगर क्षार में डुबाएंगे उसको तो कोई भी चीज़ नहीं होगा, ठीक है ना। वैनिला, वैनिला क्या होता है,
ये भी गंधीय सूचक है। वैनिला को अगर डालते अम्ल में तो समान कोई चेंज नहीं, जो वैनिला का जो भी स्मेल है ना वो वही रहेगा और क्षारक में कोई बदलेगा नहीं, ठीक है ना। और लौंग का तेल, लौंग समझते हैं ना, लौंग का तेल अगर अम्ल में डालेंगे तो समान हो जाएगा लेकिन क्षार में कोई नहीं होगा। तो तुम्हारा सवाल क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे सवाल ज्यादा बनेगा कि इनमें से गंधीय सूचक कौन है, इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन है, इनमें से नेचुरल मानव निर्मित सूचक कौन है, कृत्रिम सूचक कौन है, या संश्लेषित सूचक कौन है। या तो कभी कभी सवाल बन सकता है, कभी कभी सवाल बन सकता है फिनोल्फ्थैलीन के बारे में बन सकता है कि फिनोल्फ्थैलीन कौन सी सूचक है, ओके। लेकिन लिटमस के बारे में बहुत बार बनता है कि लिटमस पत्र को अगर लाल लिटमस पत्र को कोई विलियन में डाले और विलियन जो है नीला हो गया तो बताओ विलियन क्या होगा, क्षार होगा। लाल नीला, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, ठीक है, समझ आ गया। आप जानते हैं अम्ल और क्षारक में रासायनिक गुण क्या है, इसमें रासायनिक गुण क्या है ना। देखिए अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातु से के साथ भी अभिक्रिया करता है जी, है ना। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है। जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक यानी कि जस्ता, अगर दोनों को मिला देंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। मान लो कि जिंक वाला कोई बर्तन है, ठीक है ना, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें बर्तन में डालेंगे ना तो बर्तन का जो क्या हो जाएगा, लवण बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। जिंक जस्ता होता है ना, जस्ता। सपोज कोई छोटा छोटा जस्तादार दाना है ना, जिंक वाला छोटा छोटा दाना ले लीजिए आप और उसमें अम्ल को मिला दीजिए। अम्ल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो धातु से अभिक्रिया हो रहा। अब देखते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या होता है। देखिए NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2ZnO2, ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए Na2ZnO2 है ना, सोडियम जिंकाइट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकाइट। और ये क्या, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया भी करता है और अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, दोनों जो करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल करता है। क्षार करता है, क्षार भी करता है, ओके। अब हम एक यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस की परीक्षण कैसे करते हैं, कैसे जानें कि हम हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई लकड़ी ले जाएंगे तो पॉप सा आवाज निकलेगा। क्या, कौन सा ध्वनि निकलेगा, पॉप सा ध्वनि निकलेगा। जैसे यहाँ पे जो क्रियाकलाप देखो, ये किताब से मैंने फोटो लिया है। जैसे ये मेरा प्रणाली वगैरह है, यहाँ पे पानी है डाला हुआ है ना, पानी भरा हुआ है और पानी में देखिए पैप गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो बुलबुला जा रहा है वो हाइड्रोजन गैस जा रहा है। तो यहाँ पर से क्या किया, प्रणाली में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, हाइड्रोजन गैस मिला हुआ है, हाइड्रोजन गैस है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लिए। अब यहाँ से क्या किए, जब यहाँ से इसको छोड़े ना प्रवाह नली से, जब यहाँ गया, देखिए यहाँ जब जा रहा, नली से जा रहा, ऐसे जा रहा, तो यहाँ से जो है छोटी बूंद में निकल रहा। क्या निकल रहा, हाइड्रोजन निकल रहा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगा। हो सकता है ऑक्सीजन भी तो हो सकता है, नाइट्रोजन भी तो हो सकता है। तो इसके पास जो है जली हुई कोई संठ ले, लकड़ी जला लेते हैं और जला के लकड़ी वहां पे ले जाएंगे ना तो पॉप सा आवाज निकलेगा। कैसे निकलेगा, पॉप। सवाल बनता है यदि हम हाइड्रोजन का परीक्षण करते हैं, यदि किसी गैस का, सपोज डेट किसी गैस की परीक्षण करते हैं और वो गैस के पास अगर जलती हुई लकड़ी ले जाते हैं और पॉप से आवाज करती है तो वो गैस कौन सी हो गई, तो आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ओके। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारा बेस्ट है। अम्ल क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। चलिए देखिए अम्ल और धातु कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट। Na2 क्या है, Na क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या है, धातु। तो Na2CO3, ठीक है ना। HCl जो है सोडियम कार्बोनेट से जुड़ा, मतलब अभिक्रिया हुआ और NaCl अलग हो गया, लवण अलग हो गया और CO2 अलग हो गया और जल बन गया। सवाल बन सकता है कि अगर अम्ल को HCl को Na2CO3 से अभिक्रिया करवाते तो कौन सी गैस निकलेगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना। आगे देखिए अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अगर अम्ल है और NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी आगे पढ़ेंगे ये है क्या, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो देख रहे हैं ना, ये धोने वाला सोडा है, ठीक है ना। और यहाँ जो देख रहे हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, आगे मिलेगा। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएं तो देखो यहाँ भी अम्ल बना, CO2 बना और जल बना, दोनों में सेम रिएक्शन हो रहा, दोनों में सेम चीज बन रहा। लो भाई साहब, दोनों में सेम चीज बना। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएं तो भी सेम बना और सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएं तो भी सेम बना। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया। यानी कि
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से सिर्फ अम्ल अभिक्रिया करता है, क्षारक अभिक्रिया नहीं कर सकता है। तुम्हारे लिए पॉइंट हो गया। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करते हैं। अब तो मैंने अभी हाइड्रोजन का परीक्षण करवा दिया, कैसे पता चलेगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग क्या होगा, दूधिया कलर होता है। देखो ध्यान से समझो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और चूने का पानी में चूना मिला हुआ है। अगर उस पानी में गैस प्रवाहित कर रहे हैं, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर होगा। इस सवाल बनता है तुम्हारे लिए कि यदि एक गैस है जिसको चूने के पानी से प्रवाहित कर रहे हैं और उस पानी का जो है ना रंग जो है दूधिया रंग हो जाता है, तो गैस कौन सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जैसे यहाँ देखो CaOH2 यही है, CaOH2 क्या है, यही है चूने का पानी, यानी कि पानी में चूना मिल गया या चूने में पानी मिला दो, जिसको बोलते हैं ना बूझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिए, मतलब प्रवाहित किए, तो क्या बन गया, CaCO3 बन गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जिसको कहते हैं। ये सब आप फॉर्मूला याद रखिएगा, संगमरमर का फॉर्मूला ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यही दूधिया कलर का होता है। आपने देखा नहीं संगमरमर का कलर कैसा होता है, दूधिया कलर होता है कि नहीं होता। और ये लास्ट में क्या बनेगा, जल बनेगा। ओके, अधिक मात्रा में अगर ज्यादा प्रवाहित कर देंगे, फिर देखो अब CaCO3 बना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को में जल मिला देंगे, पानी मिला देंगे और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, फिर ज्यादा मात्रा में, तो फिर अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखा दिया गया है आपके कि यहाँ पे देखो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे मिला हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, यहाँ से रिलीज हो रहा और इधर जा रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही बनते हैं। ठीक है ना, निकास द्वारा है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है यहाँ पे। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, देखो अम्ल और क्षार भी अभिक्रिया करता है प्यारे। एक तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, क्षार अम्ल दोनों मिलकर भी अभिक्रिया करता है। देखिए अम्ल और क्षार, NaCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा, NaCl बन गया, सोडियम कार्बन, क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नमक बोलते हैं ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl समझो नमक है और ये क्या है, जल है। एक समझते उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण, देखिए जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करता है एक दूसरे से, तो इसके प्रभाव को समाप्त कर लवण और जल बनता है। जैसे अभी यहाँ पे देखो अम्ल और क्षार अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, लवण और जल। तो जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा, उसी को बोलेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी ध्यान समझेंगे। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अम्ल के साथ धात्विक, यानी कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। अभी तो धातु हमने नहीं जाने ना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए CuO कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड, अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए धात्विक ऑक्साइड कौन है, CuO। धात्विक ऑक्साइड मतलब जो धातु में ऑक्सीजन मिला वो उसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। तो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया, और HCl अभिक्रिया करवाएं तो CuCl बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया और जल बन गया। अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्षारक होता है। देखिए क्या हुआ, अगर अम्ल, यहाँ पे ध्यान देखो, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्षारक क्यों होता है। देखो ये अम्ल, ये HCl क्या है, अम्ल है, और CuO क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। इन दोनों से अभिक्रिया करें तो क्या बन गया, लवण बन गया, लवण नमक टाइप का बन गया, जो क्षारक के रूप में गिना जाता है इसको। ठीक है ना, तो क्षारक बन गया यहाँ पे। तो याद रखिएगा अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है। धात्विक ऑक्साइड जितना होगा अम्ल, उसको क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। ओके, सवाल बनता है कि अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षार का धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। देखिए कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अच्छा यहाँ पे दे रहा है ना, सॉरी यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, और जैसे कॉपर क्लोराइड बना तो ये जो विलयन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ओके, नीला हो जाएगा। देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, वह क्या होता है, अम्ल धात्विक साथ अभिक्रिया कर रहा और क्षारक अधात्विक साथ अभिक्रिया कर रहा। देखो यहाँ पे क्या है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, अम्ल जो है। तो अच्छा बताओ अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है। तो अम्ल का अधात्विक ऑक्साइड क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल तो अधातु से अभिक्रिया करेगा नहीं, है ना। अब यहाँ देखो क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड अम्ल होता है। देख रहे, ध्यान समझो,
क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड अम्ल होगा और अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्षार होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अम्ल का जो धात्विक ऑक्साइड होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्षार कहलाएगा और क्षारक का धात्विक ऑक्साइड अम्ल कहलाएगा। दोनों पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्षारक है सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि धातु क्या था पहले, अधात्विक ऑक्साइड सॉरी, क्योंकि कार्बन अधातु में आता है, ठीक है ना, कार्बन अधातु आता है। इसको करेंगे अभिक्रिया, देखो CaCO3 बन गया, जल बना गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अम्ल का धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है, और क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड अम्ल होता है। जलीय विलयन में अम्ल के गुणधर्म क्या है, यानी कि जल में अम्ल का क्या क्वालिटी है। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो मैंने शुरू में पढ़ा दिया है ना। जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते कौन, अम्ल उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ। ओके, तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न करते हैं, ये बात याद रखिएगा। जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल, और क्षार जो है हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन आयन H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो H3O के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है और ये जल है, ये हाइड्रोजन आयन है अम्ल में, हाइड्रोजन आयन और ये जल, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोनियम, क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। जैसे देखो HCl देखो अम्ल है और H2O जल है, ये दोनों को रिएक्शन करवा दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, H3O बन गया, हाइड्रोनियम बन गया और क्लोरीन अलग हो गया। ओके, जलीय विलयन में क्षारक का गुणधर्म क्या है, क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये तो स्वरूप पढ़ा है मैंने। देखिए NaOH, अगर इसमें हम जल मिला देंगे, यहाँ जल मिला रहे थे ना, इसमें भी जल मिला देंगे, यहाँ पे भी जल मिलाएंगे, H2O जल मिला देंगे, तो Na अलग हो गया और OH अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। अब यहाँ बात समझते हैं, हमारे जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाते समय सावधानियां का बरतना है। जल के साथ अम्ल या क्षारक मिलाते तो क्या होगा, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे डालना चाहिए। कहाँ, जल में डालेंगे, समझ रहे ना, अम्ल और क्षारक को जल में डालेंगे, ना कि जल को डालेंगे उसमें, समझ रहे ना। अगर इसमें अम्ल है या क्षारक है तो अम्ल और क्षारक को जल में मिलाएंगे। मान लीजिए इसमें पानी है और ये अम्ल है, मान लीजिए ये अम्ल है, ये क्या है, पानी है, तो ये अम्ल या क्षारक है, इसको इसमें डालेंगे, ना कि पानी को डाल देंगे इसमें। ऐसे में दिक्कत हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, यह प्रक्रिया बहुत उष्माक्षेपी होता है, इसलिए कांच पात्र लगाकर हिलाते रहना चाहिए, हिलाते रह जाए। अगर आप क्षार में पानी डाल दोगे ना भाई साहब तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, खतरनाक वाला। ओके, कभी ट्राई मत करना, अगर कभी लैब वगैरह में जब पूरा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास हो, पूरा सेफ्टी हो, तब ट्राई करना। ऐसा नहीं कि बैटरी में पानी लिया थोड़ा सा और पानी डाल दिया, तो फिर बड़ा खतरनाक वाला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। केमिकल है, ये केमिस्ट्री है, कोई फिजिकल नहीं है। ओके, अब देखिए अम्लों और क्षारों की प्रबलता, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज़्यादा उसमें अम्ल पाया जाता है। और आपको मैंने बताया था ज़्यादा अम्ल होता है उसको सांद्र आयन अम्ल बोलेंगे, ज़्यादा क्षार होगा तो उसको सांद्र क्षार बोलेंगे, समझ आया। ज़्यादा अम्ल की सांद्र अम्ल किसको बोले, मैंने बोला था जिस विलयन में ज़्यादा अम्ल हो और कम जल हो, है ना। तो सांद्र क्षार किसको बोलेंगे, जिस विलयन में ज़्यादा क्षार हो। तो ये ज़्यादा कम कैसे पता चलेगा, जिस अम्ल में, जिस विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा है तो समझो वो अम्ल प्रबल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ना। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो भी ज़्यादा है ना, सांद्रता पर निर्भर करता है उसकी। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे है सार्वभौमिक, देखिए यहाँ पे क्या है, सार्वत्रिक सूचक या अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। कौन, जो सार्वभौमिक सूचक होता है अनेक सूचकों का सूचक होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ओके, ये देखो स्केल हमारे पास है, इसकी मदद से हम पता करते हैं कौन अम्ल कौन क्षार है, स्केल के मदद, यानी कि अम्ल और क्षार में अगर स्केल को डुबाते हैं ना तो उससे भी पता चल सकता है कि कौन सा क्षार है कौन सा अम्ल है। ये देखो ये स्केल है। अब यहाँ पे देखो ये जो ना 7 तक, यहाँ तक 7 में क्या है, नेचुरल है। 7 से देखो थोड़ा धीरे धीरे देखो तो कम रहा, कलर देखो, है ना। जितना 0 तक जाएगा उसका अम्ल की मात्रा उतना ज़्यादा बढ़ेगा।
यानी कि 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्ल रहेगा, उतना ज़्यादा खट्टा रहेगा। इमली, बाप रे कितना खट्टा है ना, नींबू भी ज़्यादा खट्टा है। पानी आ गया होगा मुंह में सुन करके, मेरे को भी पानी आ गया। तो अम्ल इमली में ज़्यादा है, क्योंकि इमली ज़्यादा खट्टा है, तो उसका पीएच मान भी कम रहेगा, पीएच वैल्यू। तो पीएच के मान से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम दिख रहा तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। 6 भी रहेगा तो अम्ल होगा, 6.9 भी रहेगा तो भी अम्ल होगा, और 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, अल्कलीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ओके, तो ये याद करिए, एसिडिक कब होगा, जब 7 से कम होगा तो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार हो जाएगा। लेकिन जब 7 के बराबर होगा तो ये नेचुरल होगा, जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। ठीक है ना। सवाल पूछा जाता है कि यदि विलियन का पीएच मान जो है 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा हो तो अल्कलीन होगा, क्षार होगा। लेकिन 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, नेचुरल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया, जैसे ही अगर हम 7 से कम जाते हैं तो उसका अम्लीय का गुण जो और बढ़ते रहेगा। यानी कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है तो वो उतना ज़्यादा खट्टा नहीं रहेगा, जिसका पीएच वैल्यू 1 होगा वो ज़्यादा खट्टा रहेगा। जैसे हमारे पेट में जो क्या बोलते हैं, अमाशय जो रस होता है बहुत ज़्यादा खट्टा, 0 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए तो भोजन पच पाता है हमारे पेट में। ठीक है ना। इमली देखो कितना खट्टा होता है, नींबू कितना खट्टा होता है, मतलब उसका पीएच वैल्यू बहुत कम है। जिसका पीएच वैल्यू कम होगा उसका क्या होगा, जिसका पीएच, उसको बंद कर दो, जिसका पीएच वैल्यू कम होगा उसका जो है अम्ल ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। और जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा उसका क्षार ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर तो उसको उदासीन बोलेंगे। पीएच अगर 7 से कम है, देखो 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षार होगा। समझ रहे हैं ना, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दिखा दिया जो एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है यही सब। ऐसे तो बहुत सारा अम्ल क्षार का पीएच मान आपको पता करना, किसका पीएच मान क्या है, किसका पीएच मान क्या है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे जैसे जठर रस का पीएच मान दिखाया गया, लगभग 1.2 बताया जा रहा, 1.2 के आसपास जठर रस का पीएच मान। नींबू का रस का आता है 2.2, है ना, 2.2 जो है नींबू का रस होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बहुत बार पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ओके, और रक्त जो ब्लड होता है ना, खून, उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। सवाल पूछता है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान 10 होता है, ये भी सवाल आया था। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। बच्चा तो इसको पढ़ता ही नहीं है, बच्चा सिर्फ पढ़ता है शुद्ध जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जानवे ही नहीं करता है वो। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, है ना, NaOH, इसका पीएच मान कितना होगा, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसा स्रोत है जिसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल का भी नाम है, जैसे देखो अगर सिरका है, सिरका समझ रहे ना, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और दूध या खट्टा जो होता है चीज़, तो दही जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, जिसको एसिटिक अम्ल मैंने बताया था, मेथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अम्ल जो जल में घुलकर तुरंतः आयनित हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है पूरी तरीके से। अब देखो परबल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने बताया था कोई भी अम्ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो वो परबल नहीं, दुर्बल कहलाएगा। ठीक है ना। तो ही बोला गया वे अम्ल जो जल में घुलकर, जब अम्ल को जल में जब मिलाते हैं तो हाइड्रोजन जो आयन प्रदान करता है आयनित होकर पूर्णतः, मतलब पूरी तरीके से आयनित होता है और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो जब पूरी तरीके से आयनित हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन है वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग अम्ल, बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलेंगे परबल अम्ल बोलते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये स्ट्रॉन्ग परबल अम्ल है। डायरेक्ट सवाल पूछता है जी इनमें से कौन परबल अम्ल नहीं है, और ये तीनों एग्जाम्पल ऑप्शन में दिया रहेगा, एक तो कोई और रहेगा तो उसको टिक आउट कर लीजिएगा, है ना। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, ये हो गया, ये याद कीजिएगा परबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल क्या होगा, तुम बता सकते हो। दुर्बल अम्ल बहुत कम रूप में आयनित होगा। वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में, मतलब थोड़ा मात्रा में हाइड्रोजन आयन जो है प्रदान करेगा। जब हाइड्रोजन आयन थोड़ा मात्रा में प्रदान करेगा तो अम्ल स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाएगा, वो तो कमजोर हो जाएगा ना, दुर्बल अम्ल। जैसे देखो H2CO3 हो जाएगा, CH3COH, यानी कि एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल है लेकिन परबल एक वो कमजोर अम्ल है। ठीक है ना।
अब उसी तरह से भस्म समझ लेते हैं, तो जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा रहेगा परबल भस्म होगा। वे भस्म जिसमें जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होगा, पूरी तरीके से, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से टूट जाता है, आयनित होता है और बहुत अधिक मात्रा में, काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसको क्या बोलेंगे, परबल भस्म। तो कोई चीज़ नहीं, परबल मतलब स्ट्रॉन्ग, भस्म। अब आप जानते हैं भस्म में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसको बोलेंगे परबल भस्म बोलेंगे, अगर कम मात्रा में होगा तो दुर्बल बोलेंगे। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये परबल भस्म है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक है। अब यहाँ पे देखते हैं वे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, तो उसको दुर्बल बोलेंगे। जैसे देखिए NH4OH, COH2, MgOH2, ये सब एग्जाम्पल तुम लोग याद कर लो, काम आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आखिर पीएच इतना हम लोग घोष रहे हैं, पीएच वैल्यू क्या है, हमारे जीवन में पीएच का मान क्या होता है, हम कहाँ देखते हैं पीएच मान, है ना, हम कहाँ पीएच मान देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो पीएच होता है ना, हमारे शरीर में 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच जो है कार्य करता है। हमारा शरीर जो काम करता है 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच काम करता है। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है कि हमारा शरीर का पीएच वैल्यू का परास क्या है, रेंज क्या है, 7 से 7.8, ठीक है। एक सवाल बनेगा, वर्षा जो जल होता है, जो बारिश वाला जल होता है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। जो बारिश का जल है ना, उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। आगे देखते हैं, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोनों लिखा गया, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब आप ब्रश नहीं करोगे, मंजन नहीं यूज करोगे, तो जो दांत में जो अम्ल जो लग जाता है ना, वो सड़ जाता है। तो अगर आप अम्ल ज़्यादा दांत में रहेगा तो इससे होगा क्या, दांत क्षय होना शुरू हो जाएगा। तब उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलगेट यूज करते हैं, दंत मंजन यूज करते हैं, जिसमें क्षार होता है और वो जो है अम्ल को घिस करके एकदम खत्म करता है, ठीक है ना। गाना तुमने सुना नहीं है, हाँ। तो पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम होता है तो क्या होगा, दांत क्षय हो जाएगा, क्षय होना शुरू हो जाएगा। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो भी अम्ल छोड़ता है, डंक मारता है, मधुमक्खी डंक मारता है, देखते हैं, बाप रे कितना खतरनाक जलन होता है। एक बिरनी जो होता है, बिरनी पीला वाला लाल वाला, वो भी डंक छोड़ता है। तो मधुमक्खी या बिच्छू जानते, बिच्छू भी वही डंक रहता है, डंक मारता है, कितना खतरनाक जलन होता है। एक्चुअली जलन क्यों होता है, क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक वाला अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक वाला अम्ल। मधुमक्खी बोलो या बिच्छू के जो डंक में होता है सिट्रिक अम्ल होता है, और सिट्रिक में बोल एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, जिसको मेथनोइक अम्ल बोलेंगे, एसिटिक अम्ल होता है, और जिसके कारण हमको जलन या दर्द होता है। अच्छा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। अगर अच्छा उपज उपजाना है ना, तो एक अच्छी तरीके से पीएच का वैल्यू चाहिए पौधों के लिए। यानी कि पीएच वैल्यू अच्छा होगा तो वो उपज ज़्यादा होगा, अच्छा होगा तो उपज नहीं हो पाएगा सही, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं लवण क्या होता है, अम्ल क्षार के बारे में समझ में आ गया, क्या क्या है लवण जानते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और क्षारक से अभिक्रिया हुआ तो लवण बनेगा और जल बन गया। लवण का निर्माण, अब देखिए लवण क्या क्या यहाँ पे है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब क्या है, लवण है। और एक होता है NaCl, ये भी क्या है, लवण है। अब इसके बारे में जानते हैं कैसे बनता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एकदम इसको तुम लोग दिमाग में सेट कर लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है ना, कास्टिक सोडा। इसका यूज कहाँ होता है वो भी बताएंगे आपको हम, कैसे बनाया जाता है। तो NaOH अगर आपसे पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। इसको कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है, दोनों का वही सूत्र होता है। देखिए निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है ना, उससे मतलब विद्युत वाला तार छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो टूटेगा, वियोजित होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl है और जल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों मिलाए, इसमें जो हम क्या किए, विद्युत उत्पन्न किए, इसमें जो है क्या किए, विद्युत उत्पन्न किए। तो ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्लोरीन बन गया और जल बन गया। ओके, आगे यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जब हम अगर रिएक्शन करते हैं इस तरह से बॉक्स में, इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे एक एनोड एक कैथोड नाम का छड़ होता है, ठीक है ना। तो एनोड पे जो है क्लोरीन गैस निकलेगा और कैथोड पे जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना। अब कैथोड के पास जो है NaOH का विलयन जो है बनता है, कहाँ पे बनता है, कैथोड के पास यहाँ पे Na विलयन बनता है।
आगे देखें यहाँ पे इसका उपयोग देखते हैं। CI क्लोरीन का उपयोग क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन का उपयोग देखिए जल की स्वच्छता के लिए, जल को प्योर करना है, जल को शुद्ध करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन का यूज करना पड़ेगा। PVC के लिए कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने के लिए, कपड़ा या कागज को रंगना है ना, तो इसका क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो क्लोरीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पे करते हैं प्यारे, ईंधन के रूप में करेंगे। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। सॉरी यहाँ पे हाइबर हो गया। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, तो याद कीजिएगा अमोनिया जो बनता है किस विधि से बनता है, हाइबर विधि से बनता है, और इसमें जो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ग्रीज हटाने में, ग्रीज जो लगा होता है ना, उसको हटाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। साबुन बनाने में, सरफ वगैरह बनाने में, कागज वगैरह बनाने में, प्रयोगशाला में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जी। आप जानते हैं विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इसको जानते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 क्या है, CaOH2 शुष्क बुझे हुए चूने हैं, उसको 40 डिग्री पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। तो याद कीजिएगा अगर CaOH2 है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, तो कितना डिग्री पे गर्म करेंगे, 40 डिग्री पे गर्म करेंगे, और 40 डिग्री पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया कि CaOH2 है, ठीक है ना, और एक क्लोरीन गैस है, 40 डिग्री पे इसको प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 बन जाएगा। क्या बनेगा, ये क्या है, ये है विरंजक चूर्ण है, और ये क्या है, जल है। ओके, अब देखते हैं यह एक सफेदी चूर्ण हो जिसे क्लोरीन की गंध क्लोरीन जैसी गंध निकलती है। जैसे एक्चुअली आपको मैंने बताया क्लोरीन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, ठीक है ना। तो जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो सफ़ेद जैसा होता है, देखेंगे आप लोग मच्छर वगैरह भगाने के लिए गली में वगैरह सादा पाउडर जो है छींटता है, बहुत सारे लोग है ना आकर के सरकारी दफ्तर से आकर छींटता है, वही होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो उसका जो स्मेल होता है ना, गंध होता है, वो क्लोरीन के जैसा होता है और वाइट भी रहता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, देखिए वस्त्र उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा वगैरह विरंजक करने में, कपड़े को साफ करने में करते हैं, कागज वाला फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जो होता है उसका मज्जा, लकड़ी को पीसने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जी। जिससे लकड़ी को पीसेगा मज्जा बनेगा तब तो पेपर बनेगा ना, इसमें इस्तेमाल करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया कि गली वगैरह नाली के पास छीड़ देता है। क्लोरीन गैस बनाने में करता है, क्लोरोफॉर्म भी बनाने में करता है, जल को शुद्ध करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब जानते हैं बेकिंग सोडा की, ठीक है ना, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं। डायरेक्ट याद कीजिएगा, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। देखिए यह पराया अमोनिया सोडा विधि या साल्वी विधि द्वारा तैयार किया था। किस विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि द्वारा या साल्वी विधि द्वारा तैयार किया था, ठीक है ना, बेकिंग सोडा। अब देखते हैं अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट गैस बन जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। अब जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्षारीय होता है। सवाल पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षार होता है, ये अम्ल नहीं होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जाहिर सी बात है क्षार है तो 7 से अधिक रहेगा पीएच मान, है ना। जब क्षार है तो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा। खाना पकाते समय गर्म करते हैं अगर इसको, तो देखिए अगर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगर खाना बनाने टाइम इसको गर्म करते हैं तो, खाना पकाते समय गर्म करने तो। अब जानते हैं बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखो जो बेकिंग पाउडर होता है, जो खाने वाला जो सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल उसमें मिला होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल मिला होता है। पाव रोटी या केक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खाने वाला सोडा है, फुलाते हैं, अक्सर कोई चीज़ फुलाना होगा ना तो हमको खाने वाला सोडा इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर में इसमें होता क्या होता है, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर में क्या होता है, खाने वाला सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। याद कीजिएगा टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए पेट की अम्लता कम करने में एंटासिड के रूप में, यानी कि आप क्या बोलते हैं, एंटासिड मतलब पेट को पचाने के लिए,
पेट में कोई चीज़ इसको पचाना है तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड का एक घटक है, मतलब इनो समझे आप लोग, इनो एक पैकेट में मिलता है, उसको पीते हैं, देखते हैं कैसा पूरा पेट सफा है ना, रोग दफा, पेट सफा। इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल होता है। सवाल पूछेगा इनो में क्या होता है भाई, इनो में देखते हैं, इनो में पानी, इनो को पानी में डालो, देखो रिएक्शन क्या होता है। इनो ले लो और पानी में डालो जल में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल पूरा खौल के जैसा निकले, खौलने लगेगा इनो जब डालोगे तो, ठीक है ना, जब आप बनाओगे घोल उसका। तो अब देखिए अग्निशामक यंत्र में रस, इसका अग्निशामक यंत्र भी होता है, यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र, उसमें भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल। रसोई घर में होता है, खस्ता व्यंजन बनाने में, खस्ता सामान बनाना है ना, उसमें भी इस्तेमाल करता है। जल्द खाना पकाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा क्या होता है, धोने के लिए जो सोडा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। धोने वाला सोडा जिसको बोलते हैं धोवन सोडा बोलते हैं, सोडा एस उसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको सोडियम कार्बोनेट इसको कहता है, धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको सोडा एस भी कहते हैं, धोने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सब इसी का नाम है, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट बोलो, धोने वाला सोडा बोलो। इसमें इसका फार्मूला जो होता है 10 भाग पानी होता है इसमें, Na2CO3 × 10:2, डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, Na2CO3 × 10 H2O, 10 भाग पानी होता है। ये क्या है, Na2CO3 है और 10 H2O है, ओके, ऑप्शन है ना, जो हमारा ये बन गया, ओके। उपयोग देखो, उपयोग कांच, साबुन या कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो कांच उपयोग में या तो साबुन या कागज वगैरह में, ठीक है ना। घरों को साफ करने में, घर के साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, सवाल आता है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करनी हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, धोने का सोडा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो जानो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्यारे जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअली ये पेरिस में आविष्कार हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसलिए नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र देखो, कैल्शियम सल्फेट इंटू आधा भाग पानी, आधा हाफ। जिप्सम को क्या करते हैं, 273 केल्विन, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, केल्विन में 273 हो जाएगा और सेल्सियस में 100 डिग्री, सॉरी 373 है, और 100 डिग्री सेल्सियस इस पर गर्म करेंगे तो जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी कि हाइड्रो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बन जाता है। क्या होता है अर्ध हाइड्रेट, मतलब आधा भाग, अरे यही तो है अर्ध हाइड्रेट, इसी को बोला गया है। कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट मतलब जल का आधा भाग बनेगा, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद कर लिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करेंगे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है सफेद होता है। अरे तुमने नहीं देखा पट्टी वगैरह बांधने में, जब हाथ टूटता है तो पट्टी लगाता है, वही तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर फिर से जिप्सम बन जाता है, जब उसको जल में मिला देंगे हीट कर देंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा, है ना। देखिए ये जो है 120 डिग्री पे, क्या ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है, और 120 डिग्री पे इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, हीट करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र बहुत बार सवाल पूछता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट वो भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम सल्फेट भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र वही कैल्शियम सल्फेट है, और जिप्सम का भी सूत्र कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन पानी यहाँ पे आधा भाग है, यहाँ पानी जो है 2 भाग है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। उपयोग जानते हैं, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए, खिलौने वगैरह बनाने में, सजावटी सामान बनाना है तो होता है, दीवार की सतह को चिकना करने के लिए, देखिए पुट्टी वगैरह कराते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो अक्सर यूज होता ही है ना, उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम NaCl प्लस और क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, जब इसकी रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, NaCl बना था ना, NaCl देखो अरे बन गया यहाँ पे और जल बन गया, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये और ये NaCl में आयोडीन मिलाते हैं क्योंकि इसको अगर खाते हैं तो ये ग्वाइटर रोग या घेंगा जो गला के पास हो जाता है ना, ग्वाइटर घेंगा, वो रोग नहीं होगा। तो आयोडीन की कमी से याद कीजिएगा। अचार बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने में भी, रासायनिक उद्योग में भी इसका होता है, ठीक है ना। जल का क्रिस्टलन क्या होता है, जल के एक सूत्र इकाई, लवण की जो लवण होता है ना उसका एक सूत्र इकाई में जल के मिश्रित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे देखो ये क्या है, क्रिस्टलन का जल, लवण है, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट लवण है, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल की मिश्रित अणुओं की संख्या को, तो यहाँ पूछा जाए क्रिस्टलन का जल कितना है तो 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट में क्या बोला जा रहा है, लवण के एक सूत्र इकाई में, ये जो लवण का एक फार्मूला है, यहाँ पे 2 लगा देना 2 फार्मूला हो जाएगा। तो लवण के एक सूत्र इकाई में मिश्रित जल के मिश्रित अणुओं की संख्या,
तो यहाँ पे जल कितना मिला हुआ है, देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कितना भाग जल जो मिला हुआ है, 5 भाग मिला हुआ है। तो यही 5 जो आएगा वही क्रिस्टलन का जल कहलाएगा, 5 भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा हो गया कंप्लीट, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, चैप्टर कंप्लीट हो गया, मजा आएगा पढ़ने में। तो फिलहाल मैं तो पानी पानी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट करना कैसी लगी क्लास, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।